Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 30th of January. So in the first page, there is one important news that is we are going to discuss. This we are skipping. This is basically politics, and this is also about the death of a Odisha minister who was shot by a person. So uske bare mein. So that we are skipping. So the important news which we are going to discuss is Hindenburg report driven by an ulterior motive, says Adani Group. सो जब से हमने ये देखा कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च है यूएस बेस्ड कंपनी है, उन्होंने जिस तरीके के एलिगेशंस यहाँ पे लगाए और उसका जो रिपरकशन हुआ यहाँ पर अडानी ग्रुप के ऊपर कि उनके जो शेयर मार्केट की प्राइजेस है, जो गौतम अडानी जी है उसके चेयरपर्सन जो है सीईओ जो है उनकी भी नेटवर्थ यहाँ पे कम हुई. सो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि अडानी ग्रुप ने एक 413 पेजेस का यहाँ पर एक अपना स्टेटमेंट कल रात को जारी करा और उसमें सारी चीज़ें बताई कि क्या हुआ है यहाँ पर और क्या बेसिकली यहाँ पर कहानी है. और हिंडनबर्ग रिसर्च बेसिकली विच इज़ अ फर्म विच इज़ इनटू शॉर्ट सेलिंग, वो वहाँ पे अपना प्रॉफिट कमाने के लिए और कहीं ना कहीं हमारी रेप्यूटेशन को दाव पे लगाने की इस तरीके के स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए बाय द अडानी ग्रुप. इवन उन्होंने ये भी बोला कि हमने जितने भी कंप्लाइंसेज है सेबी के हो आरबीआई के हो, हम सभी कंप्लाइंसेज यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. और क्योंकि यहाँ पर पहले भी उनके द्वारा बता दिया गया था कि हम इस पर स्ट्रिक्ट डिसीजंस यहाँ पे लेने वाले, बिकॉज इस तरीके के बेसलेस एलिगेशंस यहाँ पे हमारी जो इमेज है उसको ख़राब करने के लिए यहाँ पर किए गए. सो ये बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट किस तरीके से होता है. हिंडनबर्ग रिसर्च जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है 2017 में जो स्टार्ट हुई थी, उन्होंने यहाँ पर लगभग अपनी 2 साल की रिसर्च की है और उस रिसर्च में ये पाया है कि अडानी ग्रुप यहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं मेल प्रैक्टिसेस में, गलत चीज़ों में यहाँ पर इन्वॉल्व है. क्या क्या गलत चीज़ों का यहाँ पर हवाला दिया गया. फर्स्ट थिंग कि अडानी ग्रुप के जो शेयर प्राइस हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट किए गए हैं और ये जानबूझ के अडानी ग्रुप ने किया है. पहला एलिगेशन हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये लगाया. सेकेंड कि 8 आउट ऑफ 22 कंपनीज जो अडानी ग्रुप की है, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, जितनी भी कंपनीज हैं इनकी 8 आउट ऑफ 22 कंपनीज ऐसी कंपनीज जिनमें यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पोजिशन पे वो अडानी ग्रुप के, अडानी फैमिली के लोग बैठे हैं. थर्ड एलिगेशन, तीसरा एलिगेशन ये लगाया गया कि यहाँ पे क्या किया गया, अडानी ग्रुप ने टैक्स इवेजन किया है. टैक्स इवेजन का मतलब है टैक्स बचाया है और अल्टीमेटली जो अपनी कंपनीज है उनके हेडक्वार्टर जो है टैक्स हेवन कंट्रीज लाइक यूएई, मॉरिशियस यहाँ पे सेटअप किए. सो इज दिस द फर्स्ट टाइम कि इस तरीके के टैक्स हेवन कंट्रीज हमने सुना है? नहीं, हमने पहले भी जब पंडोरा पेपर लीक हुआ था 2016 में, सॉरी पनामा पेपर लीक, फिर रिसेंटली हमने 2021 में पेंडोरा पेपर लीक भी देखा, तो उसमें भी इस तरीके की चीज़ें देखी कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स, उनका नाम इसमें था, बहुत सारे बिजनेसमैन जो बेसिकली करते हैं बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं और टैक्स को बचाने के लिए यहाँ पे जो टैक्स हेवन कंट्रीज है जहाँ पे टैक्सेस नहीं लगते, जीरो टैक्सेस होते हैं, वहाँ पे अपने हेडक्वार्टर सेटअप करते हैं. जैसे यहाँ पर ये रिपोर्ट आती है, अडानी ग्रुप ने ये बोला कि यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना मनगढ़ंत यहाँ पे रिपोर्ट, यहाँ पे रिसर्च दे दी है और हमसे कुछ भी इसके बारे में पूछा नहीं गया, हमसे किसी भी तरीके के फैक्ट्स नहीं लिए गए और ये जितने भी एलिगेशंस लगाए गए ये गलत है. रीज़न मीन क्योंकि हम हमारे देश का सबसे बड़ा एक फर्दर पब्लिक ऑफर, दैट मीन्स FPO 20,000 करोड़ का हमारे देश में लेके आने वाले. सो फर्स्ट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है. अगर कोई कंपनी ऑलरेडी मतलब दैट मीन्स पहली बार मार्केट में पैसा यहाँ पर मतलब दैट मीन्स शेयर इशू कर रही है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट मीन्स IPO बोलते हैं. बट फर्दर पब्लिक ऑफर का मतलब होता है कि आपकी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आप लोगों के पास पैसा मांगने के लिए या शेयर इशू करना चाहते हैं. तो ऑलरेडी अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है और ऑलरेडी आपने शेयर मार्केट से ले रखे बट और आप उठाना चाहते हैं, दैट मीन्स दैट इज़ अ फर्दर पब्लिक ऑफर. सो अडानी ग्रुप अभी रिसेंटली यहाँ पर 20,000 करोड़ का यहाँ पर जो है फर्दर पब्लिक ऑफर लेके आना चाह रहा था. इसी वजह से यहाँ पे इस तरीके के एलिगेशन लगने के बाद एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होगा. ये भी यहाँ पर एलिगेशन लगाया कि उस कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए और इंडिया की मार्केट रेप्यूट कम करने के लिए यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये बेसिकली यहाँ पर रिपोर्ट जारी करी है. सो इसी के बाद जैसे ही यहाँ पे हुआ, अडानी ग्रुप ने बोला हम लीगल एक्शन लेंगे, हम देख रहे हैं इंडियन लॉस क्या है, US लॉस क्या है, बिकॉज दिस इज US बेस्ड कंपनी. और अल्टीमेटली हिंडनबर्ग रिसर्च के यहाँ से भी ये स्टेटमेंट आता है कि आप दैट मीन्स वी आर वेलकमिंग वॉट एवर द मूव दैट यू आर टेकिंग बिकॉज वी हैड डन आवर रिसर्च. और हमने जो एलिगेशंस लगाए हैं या जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने बोला है. सो दैट्स वाई यहाँ पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट ड्रिवन बाय एन अल्टीरियर मोटिव सेज अडानी ग्रुप. सो पहली बार ऐसा हुआ कि अडानी ग्रुप ने यहाँ पर एक पूरा अपनी रिपोर्ट जारी करी और बताया कि हम किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं. सो उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया गया. सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़. दिस कुड बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग इट whenever there is an update regarding this news. Okay, this we can skip. This is about politics, so we are skipping this. So this was about the further public offer of Adani Group itself. So okay, so now we move
We'll move directly to the editorial part. So, what the title of the first editorial says, in NREGA reforms, prioritize द वर्कर एंड हर ड्यूज. सो यहाँ पे बात हुई है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की. उसके अंतर्गत यहाँ पे ऑर्डर ने बोला है कि बहुत सारे स्टेट्स आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पे नरेगा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है, बट जो लोग हैं या दोज पीपल हु आर वर्किंग दे आर नॉट गेटिंग द टाइमली पेमेंट्स और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा. विज विज अगर हम कंपेयर करें जो अच्छे स्टेट्स है, दो स्टेट्स हु आर अर्निंग गुड, जिन्होंने अच्छे से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया है, और वहाँ पे और अगर हम कंपेयर करें जहाँ पे इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं है तो बहुत वास्ट डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है. इसी वजह से यहाँ पे ऑर्डर ने, अगर हम इस एडिटोरियल की बात करते हैं तो वहाँ पे ये बोला है कि हमें यहाँ पर ऑर्डर ने ये सजेस्ट किया है कि हमें अल्टीमेटली मनरेगा जो इतनी बड़ी स्कीम है जिसको इफेक्टिव इंप्लीमेंट यहाँ पे करने की आवश्यकता है जहाँ जहाँ पे भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा. बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर ने कुछ जो सीरियस कंसर्न्स है उनको रेज किया, देन बिहार का एग्जाम्पल दिया, देन रिसेंटली जो कंपल्सरी कर दिया गया कि पूरा जो उसको ऑनलाइन रजिस्टर किया जाएगा आपके अटेंडेंस को अंडर नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम दैट इज NMMS, उसकी बात की. सो बेसिकली यहाँ पर समझते हैं ऑर्डर ने क्या क्या कंसर्न्स रेज किए. फर्स्ट यहाँ पे रेज किया, जो फर्स्ट चीज यहाँ पे ऑर्डर ने बोली दैट इज एड्रेस डिलेज इन वेज पेमेंट्स टू रिस्टोर द फेथ ऑफ वर्कर्स इन द प्रोग्राम. ऑर्डर का यहाँ पर मानना है कि 2016 में भी ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यहाँ पर फटकार लगाई थी कि आप टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे. अगर कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर है वो वहाँ पे मनरेगा में काम कर रहा है, तो अगर कोई काम कर रहा है तो उसको टाइमली पेमेंट किया जाना चाहिए. बट चूंकि यहाँ पर सरकार की ओर से काफ़ी देरी हो रही थी, इसी वजह से सरकार को यहाँ पर डांट लगाई गई बाय द सुप्रीम कोर्ट. देन उसके बाद में भी अगर हम आज की भी स्थिति देखें तो काफ़ी सारे स्टेट्स में, काफ़ी सारे रीजन्स में हम इस तरीके के इंसिडेंट्स देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, टाइमली पेमेंट यहाँ पे नहीं हो पा रहा. उसी वजह से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, कंसर्न है, जिसको यहाँ पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए. दिस हैज बीन सेड बाय द ऑथर. Then, one second. Second concern what the author has cited that strengthen implementation capacities where expenditure is low instead of curbing expenditure when employment generation is high. That means जहाँ पे आवश्यकता है, जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रखा है प्रोग्राम, बट उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रखा और अल्टीमेटली लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर मनरेगा को और उससे रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ है, जो यूनियन मिनिस्ट्री हमारे रूरल डेवलपमेंट की, उनको यहाँ पर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर काम करना चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली मनरेगा का पर्पज़ यही था. ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी ऑर्डर ने इस चीज़ को रिआइट्रेट किया है कि दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन रूरल एरियाज, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो थ्रू मनरेगा यहाँ पे पैसा कमा सके, अपनी जो बेसिक एमिनिटीज़ है, बेसिक नीड्स है, उसको फुलफिल कर सके. बट एक्चुअली यहाँ पे जो ऑर्डर ने स्टार्ट भी इसी से किया था कि आपने जब बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ आप लेके आ जाते हैं तो पॉलिसीज़ का जब अनाउंसमेंट होता है तब एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर हवा क्रिएट की जाती है कि हमने इस तरीके की बड़ी पॉलिसीज़ लेके आ गए. बट जब हम उसको कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में उसका मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन या धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. बिकॉज जो आपने प्लानिंग की है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसमें बहुत वाइड डिफरेंसेज होते हैं और उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मनरेगा है, ऐसा ऑर्डर ने यहाँ पर बताया. देन यहाँ पे ऑर्डर ने थर्ड चीज बोली, टू रन द प्रोग्राम लाइक ए डिमांड बेस्ड लॉ एंड नॉट ए स्कीम. Intermittent and unpredictable fund releases by the central government are one of the fundamental reasons why state governments are unable to ensure the full potential of Manrega. As of today, 18,119 crore in liabilities is due to 24 states. That means जो आपका vast दैट मीन्स जो अमाउंट है जो पेंडिंग है, लगभग यहाँ पे ऑथर ने बताया कि मोर देन 18,000 करोड़ इज पेंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पैसा एट द अर्लीस्ट यहाँ पर रिलीज़ करना चाहिए. और क्योंकि अगर वो पैसा रिलीज़ नहीं किया गया तो अल्टीमेटली यहाँ पर लोगों में एक और सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो अर्न कर सकते हैं, जहाँ पे अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा सकते हैं. तो उसमें एक बहुत बड़ी यहाँ पर दखल आ रही है. फिर यहाँ पर ऑथर ने क्या किया, ऑथर ने यहाँ पर बिहार के कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स दिए कि बेसिकली यहाँ पर किस तरीके के काम मांगो अभियान को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पर 2013 में लॉन्च किया. और उसके अंतर्गत बिहार में क्या कंसर्न्स आ रहे हैं, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम लाइक मनरेगा. एंड देन उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ने बात की NMMS, दैट मीन्स नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम. उसके तहत यहाँ पे हमने देखा काफ़ी सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है.
एज वी आर ऑलरेडी अवेयर, सरकार हर सेक्टर में यहाँ पर डिजिटाइजेशन जा रही है ताकि सो दैट ईज़ हो और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी रहे हर सेक्टर में। सो उसी को देखते हुए मनरेगा में भी जो अटेंडेंस ली जाती है उसको डिजिटाइज करने के लिए यहाँ पे सरकार ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को इनिशिएट किया। इसको इनिशिएट किया गया, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि जिस तरीके से यहाँ पर हमारे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी हालांकि अब तो बहुत बेटर हो रखी है इवन भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू काफ़ी गाँव में, बट फिर भी आज हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर कुछ एक्सट्रीम रिमोट एरियाज़ में still people are facing issues with respect to this NMMS, that means National Mobile Monitoring System, जिसके तहत आपको प्रॉपर वहाँ पे डेटाबेस कलेक्ट किया जाता है, फोटो खींची जाती है दोज पीपल हु आर वर्किंग, और प्रॉपर वहाँ पे स्कैनिंग होती है कि बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मनरेगा में काफ़ी लोग वहाँ पे आते थे और वो काम नहीं करते थे, बट स्टिल वो पैसा उठाते थे। इसी वजह से सरकार ने चीज़ों को डिजिटाइज़ किया। बट यहाँ पे कुछ स्टेट्स में देयर आर सर्टेन पीपल हु आर ऑफ द ओपिनियन कि हम लोग काम कर रहे हैं, बट रीज़न बीइंग कि हमारा जो डेटाबेस है वहाँ पे अपडेट नहीं हो पा रहा, इसी वजह से इवन दो वी आर वर्किंग बट स्टिल नॉट एबल टू गेट द वेजेज आउट ऑफ इट। सो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है जिसको ऑथर ने यहाँ पर रेज किया। देन एंडिंग की अगर बात करें तो ऑथर ने यहाँ पर एक बेसिकली सरकार से एक अपील की है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, नरेगा को और बाकी सारी जो इससे रिलेटेड स्कीम्स हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए यहाँ पर काम करती है उसको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए हम किस तरीके से और बेटर यहाँ पे काम कर सके, उस तरीके के सजेशन यहाँ पे ऑथर ने दिए, सो दैट बेटर इंप्लीमेंटेशन होगा तो इसका जो स्कीम का जो पर्पज़ है और जिस पर्पज़ के तहत हमने इसकी शुरुआत करी थी 2005-2006 में, उसको बेटर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। सो दिस वॉज अबाउट दिस होल एडिटोरियल। चलिए देन विल मूव टू द सेकंड एडिटोरियल। Today we'll be discussing two editorial and one opinion. So what the title of the second editorial says, revisit the tax treatment of tobacco products. So यहाँ पे ऑथर ने स्टार्ट जो किया है, एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिनको बोला जाता है, जिनकी एक बुक थी 1776 में जो रिलीज़ की गई थी, एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट। तो उसी बुक के अंतर्गत उस बुक में यहाँ पर क्या बोला गया कि जिस सेक्टर में आप और ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि देयर आर सर्टेन सेक्टर्स या देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑफ पीपल, स्पेशली टोबैको प्रोडक्ट्स की बात करें, सिगरेट्स की बात करें या अल्कोहल की बात करें, तो उस पर जो टैक्सेशन है उसको यहाँ पर ऑथर ने रिआइटरेट किया। ऑथर ने यहाँ पर क्या बोला है कि आफ्टर द इम्प्लीमेंट, क्योंकि पहले तो वहाँ पे जीएसटी था नहीं, बट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी आज के समय में अगर हम देखते हैं टोबैको या पान मसाला उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर उतना टैक्सेस नहीं है जितना टैक्सेस होना चाहिए। पहले की अगर बात की जाए, पहले वैट लगता था, एक्साइज, काफ़ी सारे टैक्सेस यहाँ पे लगते थे, तो वो ज़्यादा लगता था, बट आज के समय में जो जीएसटी यहाँ पर ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स जितना सरकार ने लगा रखा है वो कम लगा रखा है। यहाँ पे सरकार के जो ऑथर है उनका सजेशन ये है कि सरकार को इसको इंक्रीज़ करना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई है। फर्स्ट थिंग फॉर द ऑथर है साइडेड कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अगर इनको और ज़्यादा महंगा नहीं करेंगे टोबैको प्रोडक्ट्स को, या इनको ज़्यादा कॉस्टली नहीं करेंगे, तो लोग और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। लोग और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट ये आने वाला है कि लोग कंज्यूम करेंगे तो, एंड दिस वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट टोबैको इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इसका अल्टीमेट यहाँ पे क्या होगा रिपरकशन कि लोग बीमार होंगे, लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और डेथ्स होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो इसका पूरा जो साइकिल है वो अपने आप में ख़राब है। तो इसीलिए हमको जो जहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, उसी को अगर हम थोड़ा और कॉस्टली बना देंगे जिससे सरकार को रेवेन्यू भी यहाँ पर जनरेट होगा और लोगों की जो कंजप्शन लेवल है वो कम होगा, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने सजेशन दिया। सेकेंड थिंग वो द ऑथर इज साइडेड कि अगर हम दूसरी जगहों से कंपेयर करें, वहाँ पे अगर आप कंपेयर करें टोबैको प्रोडक्ट्स पे, तो वहाँ पे जितना टैक्सेशन है दूसरी कंट्रीज़ का भी यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया, वहाँ से भी अगर हम कंपेयर करें हमारे देश की स्थिति तो फिर भी हमारे यहाँ पे टैक्सेशन जो है टोबैको का वो कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो हमें यहाँ पे सरकार को यहाँ पर क्या करना चाहिए, टैक्सेस लगाने चाहिए। यहाँ पे ऑथर ने कुछ एग्जांपल कुछ स्टेट्स के दिए। राजस्थान में बिफोर जीएसटी अगर हम वैट की बात करें, राजस्थान में टोबैको प्रोडक्ट्स पे लगभग 65% टैक्सेस यहाँ पे लिए जाते थे, राइट। इन द सेम वे यहाँ पे एजुकेशन सेस या दूसरे सेस जो लगते हैं यहाँ पे ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, उसमें भी एक भारी गिरावट आई है अगर हम कंपेयर करें पहले से। लगभग 15 to 16% जो पहले लगता था उसको 1 से 2% यहाँ पे कर दिया गया। सो उससे अल्टीमेटली यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि टोबैको प्रोडक्ट्स को जो है उसके ऊपर टैक्सेस को हमको रिविजिट करना चाहिए और इसमें टैक्सेस को हमें इंक्रीज करना चाहिए सो दैट ये और ज़्यादा कॉस्टली हो और इसका अल्टीमेटली जो बर्डन है वो हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। रीज़न बीइंग कि काफ़ी सारे लोग का हेल्थ एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ रहा है, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे जो इश्यूज़ हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ और इवन डेथ्स भी हो रही है। तो अल्टीमेटली जो हमारा एम है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना और काफ़ी सारी चीज़ें, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वी आर ऑलरेडी, देन 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम 2030 तक बनेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर काम करने के लिए और इफेक्टिव मेजर्स यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्टर्स में लेने की
आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने सजेशन किया है। और उसी में एक सजेशन दिया रिगार्डिंग कि इंक्रीज ऑफ टैक्सेशन ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अगर इसको नहीं किया गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती है। सो दिस वॉज अबाउट दिस होल एडिटोरियल व्हाट द ऑथर इज साइटेड। और यहाँ पे जो बीडीज़ है, वन इज सिगरेट देन सेकंड इज बीडी, तो बीडी पे भी कि कितना कम, क्योंकि 40 लाख के अंदर अगर कोई फर्म आती है तो उसके बाद टैक्स नहीं लगता। और काफ़ी सारे जो हमारे देश में घरेलू उद्योग हैं वहाँ पे बीडी यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाती है घरों में ही, तो उस वजह से उनके ऊपर टैक्सेस भी नहीं लगते और अल्टीमेटली उसका जो कॉस्टिंग है वो भी कम आता है और इवन मार्केट में जिस रेट पर बेचा जाता है वो भी कम आता है। सो अगर वहीं पर आप टैक्सेस लगा देंगे तो अल्टीमेटली कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और कॉस्टिंग बढ़ेगी तो आप मार्केट में भी उसको ज़्यादा में बेच पाएंगे, क्योंकि अगर वो सस्ता रहेगा तो पीपल टेंड टू कंज्यूम मोर एंड मोर एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू गुड फॉर हेल्थ। तो ये भी यहाँ पे बताया गया ऑथर ने। चलिए देन विल मूव टू द फर्स्ट ओपिनियन, जहां पे बात की गई है बेसिकली जो अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, इसमें हम एक दो चीजें और समझेंगे। सो व्हाट द टाइटल सेज, वार्निंग बेल्स, इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मस्ट इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स और सेवर्स। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, जब से यहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है जो हमने अभी फर्स्ट पेज पे डिस्कस की थी, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रैश हो गया। इट मीन्स बहुत कम हो गया। जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, टॉप 50 स्क्रिप्ट जो रहती है, उनमें अल्टीमेटली क्या हुआ, हमें एक डिक्रीज देखने को मिला। सो यहाँ पे ऑथर का सजेशन है कि इस तरीके के जो रिपोर्ट्स यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेबी है, जो सिक्योरिटीज़ मार्केट का जो यहाँ पे पूरा उसको रेगुलेट करता है, इन द सेम वे हमारा जो बैंकिंग सिस्टम जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर रेगुलेट करता है, तो उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, लोगों में फिर से एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आए, एक सेंस ऑफ बिलीफ आए कि हमें इन्वेस्ट करना, बिकॉज एक रिपोर्ट के, बिकॉज ये यहाँ पर ऑथर ने नहीं बोला कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की वो सही है या नहीं, क्योंकि अभी दैट इज अंडर स्क्रूटिनी, बट अल्टीमेटली लोगों में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अगर कम हो रहा है रिगार्डिंग सेविंग्स या रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट, तो अल्टीमेटली उसको वापस से इंस्टिल करने के लिए यहाँ पे इन जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको यहाँ पर आगे आना चाहिए और इस तरीके के स्टेटमेंट आने चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से यहाँ पे ऑथर ने सजेशन दिया दैट वार्निंग बेल्स, इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट मींस इट्स टॉकिंग अबाउट सेबी एंड आरबीआई मस्ट इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स एंड सेवर्स, बिकॉज दोज पीपल हु आर हैविंग एक्सेस फंड्स एंड दोज पीपल हु आर इन नीड ऑफ फंड्स, उसी को ब्रिज करने के लिए यहाँ पे शेयर मार्केट और दूसरे बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे लोग अपनी सेविंग्स डाल सकते हैं और दोज पीपल हु आर इन नीड ऑफ देम वो वहाँ से पैसा उठा सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। बट इस तरीके की रिपोर्ट्स के आने के बाद हमने देखा कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक बहुत भारी गिरावट देखने को मिली, तो उससे अल्टीमेटली यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया कि जो सेबी और आरबीआई है उनको यहाँ पर आगे आना चाहिए और लोगों में एक कॉन्फिडेंस फिर से यहाँ पे लाना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, इसको हमने समझ लिया। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, T+1 सेटलमेंट आया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इकोनॉमी सेक्शन रिलेटेड ही है, बट चूंकि हम इस तरीके का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज और सेबी की बात कर रहे हैं, तो सेबी ने अभी 27 जनवरी 2023 से T+1 सेटलमेंट को यहाँ पर मंजूरी दे दी। सो व्हाट इज T+1 सेटलमेंट, दैट इज ट्रांजेक्शन प्लस 1 सेटलमेंट। अभी तक अगर आप देखते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अभी तक हमारे देश में T+2 सेटलमेंट चलता है। दैट मीन्स अगर आपने आज को ट्रांजेक्शन किया है तो 2 दिन बाद वो जो शेयर्स है या जो सिक्योरिटीज़ है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होते थे। दैट मीन्स आपके जो डीमैट अकाउंट में जो है क्रेडिट होते थे। बट अब यहाँ पे क्या किया गया, T+1 सेटलमेंट हमारे देश में हो चुका है। दैट मीन्स अगर आप मंडे को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली विदिन 24 आवर्स ट्यूसडे को वो जो शेयर्स आपने खरीदे, सिक्योरिटीज़ आपने खरीदे, वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या होगा और क्या ये हम पहली बार कर रहे हैं या मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है? यस, डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप डेवलप नेशंस की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, इवन यूरोपियन यूनियन की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे भी अभी T+1 सेटलमेंट वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। चाइना के बाद इंडिया दूसरा ऐसा देश है जिसने T+1 सेटलमेंट को अपने देश में इम्प्लीमेंट किया रिगार्डिंग शेयर मार्केट, राइट। और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इससे और ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। बिकॉज इसका बेसिक रीज़न ये है कि सपोज आपने कोई शेयर आज मंडे को खरीद लिया, क्योंकि आप अगर 2001 तक आप देखेंगे, 2001 से पहले तक, तो लगभग आपने अगर आज कोई शेयर परचेज किया तो आपके डीमैट अकाउंट में उसको क्रेडिट होने में लगभग हफ्ते भर का समय लग जाता था। बट आज जैसे समय बदला, इसको कम करते करते T+3 सेटलमेंट, देन T+2 सेटलमेंट इतने समय से यहाँ पे चल रहा था। और 2020 में भी सरकार ने इसको इनिशिएट किया था कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग फॉर T+1 सेटलमेंट। बट उस समय जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर आपत्ति जारी करी थी कि अगर T+1 सेटलमेंट आएगा हमारे लिए बहुत मुश्किल है। रीज़न भी कि हम डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं और जिस तरीके से उसको कन्वर्ट किया जाता है उसमें समय लग जाता है, तो अगर T+1 सेटलमेंट को यहाँ पे किया जाता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, जो
अथॉरिटीज़ है उसने उस समय इंप्लीमेंट नहीं किया, बट अब फाइनली जनवरी 27 से हमारे देश में सभी सिक्योरिटीज़ के लिए यहाँ पर T+1 सेटलमेंट हो गया। इसका अल्टीमेट बेनिफिट ये होगा कि मार्केट में और ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी, फंड्स का फ्लो और अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। बिकॉज अभी तक क्या होता है, T+2 सेटलमेंट हो या T+3 सेटलमेंट हो या इवन वीकली सेटलमेंट्स हो, आपने अगर आज शेयर परचेज कर लिए तो वो जो पैसा है जब तक आपके अकाउंट में नहीं आएगा शेयर्स, तो वो पैसा ब्लॉक्ड रहेगा, उसकी लिक्विडिटी नहीं है। बट अब इससे लिक्विडिटी और फ्लो जो है मार्केट में और ज़्यादा बढ़ेगा और उससे अल्टीमेट बेनिफिट यहाँ पे हमारी इकोनॉमी को होगा। सो इट मस्ट बी नोटेड कि चाइना के बाद भारत ऐसा दूसरा देश है जिसने T+1 सेटलमेंट को हमारे शेयर मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में इंप्लीमेंट किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, देन विल मूव टू द एक्सप्लेन सेक्शन। और एक्सप्लेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर आई है, दैट इज इंडियाज कॉल टू मॉडिफाई द इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए IWT के बारे में आपने सुना होगा, 1960 में इंप्लीमेंट हुई थी और हमारे देश की जो 6 नदियां हैं उसको बेसिकली, उसमें जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान में, दैट इज़ यहाँ पे बता रखा है, दैट इज़ जो 3 नदियां हैं उनके बारे में पूरा बताया है कि कौन कौन सी नदियां वहाँ पे जाएगी। दैट इज़ जो इंडस, झेलम और चेनाब है, जो वेस्टर्न रिवर्स है, उनका पानी पाकिस्तान में, और रवि, बीस और सतलज का जो है भारत में रहेगा। तो बेसिकली इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी, हम इसका कंटेक्स्ट समझते हैं कि जब हम आज़ाद हुए थे तब पाकिस्तान जो रीजन, जो हमारा ही पार्ट है और जिस तरीके से पाकिस्तान एक अलग देश यहाँ पे बना, तो वहाँ पे पाकिस्तान ने वो एरियाज़ लिया जो इन टर्म्स ऑफ वाटर बहुत अच्छा है। वाटर मतलब उनको पता था कि अगर जहाँ पे पानी अच्छा होगा, दैट मीन्स पंजाब प्रोविंस की अगर आप बात करें, मेजोरिटी जो 50% पॉपुलेशन, 53% पॉपुलेशन पंजाब, पाकिस्तान की पंजाब में ही रहती है, तो कृषि प्रधान होने के लिए आपके पास पानी की आवश्यकता है। पानी वहाँ पे बहुत अच्छी अबंडेंस में था, तो इसी वजह से वो रीज़न दिया गया। देन बंगाल वाला रीजन, वी आर ऑलरेडी अवेयर कि काफ़ी बंगाल वाला रीजन जो है वो पाकिस्तान में, तो बंगाल में उसी से लगा हुआ। बांग्लादेश, वी आर ऑलरेडी अवेयर, बांग्लादेश कितना बड़ा जूट का एक्सपोर्टर है, कितना वहाँ पे प्रोडक्शन वो सब होता है। तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट यहाँ पे क्या होगा उसी के बारे में बताया गया। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, अब अल्टीमेटली यहाँ पर जो अच्छी अच्छी रीजन्स है वो यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने अपने पास रखा, तो उसका बेनिफिट यहाँ पे ही हुआ। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ, इवन दो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा पाकिस्तान में हो सकता था, बट वहाँ पे प्रॉपर साउंड मैनेजमेंट नहीं था, और अल्टीमेटली आज हम स्थिति ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग बैंकरप्ट। सो इन द सेम वे यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी की बात की गई। ये ट्रीटी यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उस समय जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर अयूब खान, और वर्ल्ड बैंक के बीच यहाँ पे ट्रीटी साइन की गई। इसके तहत जो पानी है उसका किस तरीके से फ्लो किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया था। और अब यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को ये पत्र लिखा है और बोला है कि 90 डेज में हम इसको रिविजिट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया, हम यहाँ इससे रिलेटेड कुछ पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे जो पाकिस्तान को इशू आ रहा है, दैट इज अबाउट दिस किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान ने अलग अलग समय पे, हमने देखा अलग अलग फोरम्स पे यहाँ पे कंसर्न्स रेज किए। 2013 में हमने देखा, तब फिर से यहाँ पे वो इंडिया को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। देन 2016 में फिर से पाकिस्तान ने एलिगेशंस लगाए और फिर से इसके खिलाफ यहाँ पे जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में इसके खिलाफ वॉइस रेज करी, और फिर बीच में हमने देखा कि एक मीडिएटर को भी यहाँ पे अपॉइंट कर दिया। तो इंडिया ने ये बोला कि अगर आपने एक केस को ऑलरेडी यहाँ पे किसी के पास अगर भेज रखा है तो फिर आप किसी भी तरीके का मीडिएशन यहाँ पे नहीं कर सकते। सो इस तरीके का यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ, इतने समय बाद, लगभग 63 ईयर्स के बाद, अब यहाँ पे सरकार इससे रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, और अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इसको रिविजिट करने के लिए यहाँ पे सरकार ने बात की है। और लगभग इससे जो हमारा 80% पानी, अगर हम देखें पाकिस्तान में ज़्यादा 20% बेनिफिट इससे जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है उससे भारत को मिलता है। तो अब यहाँ पे इस पर जिस तरीके के चेंजेस किए जा रहे हैं उसका डेफिनेटली बेनिफिट आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पॉलिसी पे, इस ट्रीटी पे अल्टीमेटली वापस से रिविजिट यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है। सो दिस इज अबाउट दिस न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, then this news, that is LIC continues to bet big on Adani Group
पिक्स 5% एज एंकर इन्वेस्टर इन शेयर सेल। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि सबसे बड़ा कंसर्न ये आ रहा है कि कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि हमारे देश की काफ़ी सारी कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इन बिजनेसेस में। दैट मीन्स जो अडानी ग्रुप है जो इसकी स्थिति खराब है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है अडानी ग्रुप में, और अगर अडानी डूबता है तो लोगों का पैसा बहुत यहाँ पे चला जाएगा। इसी वजह से अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया कि अडानी ग्रुप यहाँ पे 20,000 करोड़ का फर्दर पब्लिक ऑफर यहाँ पे लाना चाहता है, तो LIC ने फिर से यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और लगभग 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एज एन एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे जो 20,000 करोड़ का FPO लेके आ रहे हैं उसमें किया है। सो LIC की अगर हम बात करें तो LIC जो पैसा इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम कलेक्ट करता है उसका अल्टीमेट क्या करता है, उसको अलग अलग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो उसी इन्वेस्टमेंट के तहत LIC ने काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है। बट अगर हम समझें कि अडानी ग्रुप ने कितना पैसा यहाँ से, अडानी ग्रुप का ओवरऑल अगर डेट की बात करें तो लगभग 2 लाख करोड़ का डेट है, बट मेजोरिटी उसमें जो है लगभग 60% जो डेट है वो अडानी ने फॉरेन कंपनी से लिया है, और अगर इंडियन बैंक से भी लिया है, काफ़ी सारे बैंक से, SBI और बाकी सारे बैंक से जो लोन लिए उसमें ऑलरेडी उसने प्रॉपर्टीज जो है मॉर्गेज पे रखी है। तो इतना कंसर्न वाली बात नहीं, और इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे एंटरप्राइजेज, इतने सारे सेक्टर्स में है, तो बैंक रप्सी की सिचुएशन अभी हम नहीं देखते किसी भी तरीके के। बट इस तरीके के रिपोर्ट्स आने के बाद एक लोगों में, एक इन्वेस्टर्स में जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक हेजिटेशन आता है, उसके बावजूद यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, स्पेशली अगर हम LIC की बात करते हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है ऑफ नियरली 5% स्टेक एज एन एंकर इन्वेस्टर्स इन दिस अडानी ग्रुप। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट न्यूज़, mesmerizing meeting retreat ceremony brings an end to Republic Day celebration। So Republic Day celebration जो हमने अभी यहाँ पर 74th Republic Day celebration यहाँ पर सेलिब्रेट किया दिल्ली में, जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे अब्दुल फतेह अल सीसी। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि एक दिन का 26 जनवरी का सेलिब्रेशन हो, ये लगभग 4-5 दिन का सेलिब्रेशन रहता है। और इवन जो पराक्रम दिवस है 23 जनवरी, उससे कुछ ना कुछ कार्यक्रम स्टार्ट होने लग जाते हैं और 29 जनवरी को यहाँ पे कार्यक्रम चलते हैं। सो अब यहाँ पे यही न्यूज़ है, दैट इज जो मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है जो 29 जनवरी को यहाँ पर हुई है, उसके बाद ये पूरा जो इवेंट है इसको कंक्लूड किया गया और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन यहाँ पे हमारा कंक्लूड हुआ है। तो उसमें हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, वो सब यहाँ पे मौजूद रहे इसी मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में। सो दिस वाज अबाउट दिस होल न्यूज़ कि बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ हमने डिस्कस करी अबाउट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ओके, नाउ वी कम डाउन टू द वर्ल्ड सेक्शन। So world section में this is very important news, that is Israel takes steps to punish the families of terrorists। So यहाँ पे एक वॉर हम ऑलरेडी देख रहे हैं रशिया यूक्रेन में जिस तरीके से चल रही है, जिसको लगभग साल भर का समय अभी यहाँ पे 24 फरवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही कुछ इशू फिर से इजराइल और पैलेस्टाइन में जो हमने लगभग 2-2.5 साल पहले देखा था, वो इशू फिर से यहाँ पे स्टार्ट होने लग गया। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि पैलेस्टाइन ने क्या किया है, इजराइल में यहाँ पे कुछ अटैक किए और उस टेररिस्ट अटैक में 7 लोगों की यहाँ पर जान गई है। और इजराइल का हम हमेशा से देखते हैं कि इजराइल किस तरीके से यहाँ पर जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो इश्यूज़ है, स्पेशली वेस्ट बैंक को लेके और रामाला जो प्लेस है वहाँ उसको लेके, तो उसकी वजह से अब ये जो स्टेप यहाँ पे पैलेस्टाइन के द्वारा लिया गया उसको यहाँ पर कंडेम किया इजराइल ने। और इजराइल ने बोला है कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और स्ट्रिक्ट एक्शन के तहत जो टेररिस्ट था उसको यहाँ पर मार दिया गया बाय इजराइल अथॉरिटीज़। लेकिन इजराइल की अगर हम बात करें, हमने पहले भी ऐसे इंसिडेंट देखे कि जब इजराइल के अगेंस्ट में या इजराइल के खिलाफ जिस देश ने कुछ ना कुछ स्टेप लिए, इजराइल ने उसका मुंह तोड़ जवाब यहाँ पे दिया है। इन द सेम वे जैसे ही यहाँ पर पूरा इंसिडेंट हुआ, जेरूसलम जो है यहाँ वहाँ पे क्या किया गया, स्ट्रीट्स पे ये इंसिडेंट होने के बाद मिठाइयाँ बांटी गई, लोगों में एक हर्ष का माहौल था, जश्न का माहौल था। तो इसकी वजह से यहाँ पे इजरायली अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर इसको गलत बताया और बोला है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और ऑलरेडी टेररिस्ट को मार दिया गया। सो अगर ये इसी तरीके की सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ती गई तो ये हम एक साइड जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पर चल रहा है और किसी भी तरीके का मीडिएशन यहाँ पर नहीं हो रहा, और किसी भी तरीके से हमें ये नहीं लग रहा कि किस तरीके से इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। इन द सेम वे एक और ऐसा बड़ा इशू जो यहाँ पर कंटिन्यूस बेसिस पे इमर्ज होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय वी माइट सी दैट कि ऐसी कुछ वॉर यहाँ पे इजराइल पैलेस्टाइन में हमें देखने को मिले। रीज़न बीइंग क्योंकि अभी यहाँ पे इजराइल में जो गवर्नमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी बहुत उनकी जो पार्टी है, उनके साथ जो कोलिशन पार्टीज़ हैं वो बहुत एक्सट्रीम फार राइटिस्ट है, और इन द सेम में उनके भी ये सब क्लेम्स है रिगार्डिंग जेरूसलम। और जेरूसलम का ये जो अभी एक्सरसाइज इनके द्वारा की गई और इसके बाद जिस तरीके से सेलिब्रेशन इसको किया गया, उसी की वजह से ये जो इशू है इसको ये और ज़्यादा एस्केलेट हो गया। अब अल्टीमेटली जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ जो है उसमें मीडिएट कर रही है सो दैट इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। अदरवाइज़ इसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो आने वाले समय वी माइट सी कि
रशिया यूक्रेन जैसे ही एक और हमें वॉर जैसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है. सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़ एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग. वी माइट सी कि आने वाले समय में क्या होता है, बट द अथॉरिटीज़, द कंसर्न पीपल आर टेकिंग एक्शन विच एवर नीड्स टू बी टेकन. Okay, so this is the economy section. This we can skip. Today I didn't find any important news. And this is the sports section. This is very important कि एक और हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश की जो वुमेन्स हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप हमने यहाँ पर जीत लिया, क्रिकेट का वर्ल्ड कप. तो सभी को बहुत बहुत बधाई इसी के उपलक्ष्य में कि न केवल अगर हम मतलब दैट मीन्स मेल क्रिकेट की बात करें जहाँ पे जिस तरह क्राउड्स है और जिस तरीके का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, इन द सेम वे ऐसा ही कुछ सपोर्ट हमें फीमेल्स को भी यहाँ पर करना चाहिए. और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस तरीके से हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का है उसको यहाँ पर जीत लिया है. सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़. चलिए, सो हियर आई कंक्लूड विद टुडेज सेशन. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.